स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी को। कृपया वो मंच पर आए। अमीश देवगन जी कृपया मंच पर आए। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी जो कि इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, देश के ज्यादातर राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को। वो सेशन जिसका आपको लंबे अरसे से इंतजार था, आज सुबह से हम इंतजार कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर। हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों दर्शक इस समय आपको लाइव देख रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दूसरी तरफ विश्व कप भी चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जहां टीम इंडिया सारे मैच जीत रही है। बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार 5 राज्यों में? देखिए, दोनों ही मैचेस में उधर इंडिया जीतेगी और यहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें राजस्थान में हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में कम बैक हम कर रहे हैं, वापसी हमारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने की तरफ चल पड़े हैं और तेलंगाना में हम एक डिसाइसिव फोर्स रहेंगे जी, और मिजोरम में एनडीए रिटेन करेगी। तो इसलिए जैसे हम 5वां मैच भी जीतने वाले हैं, वैसे ही इंडिया जीतने वाली है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से स्वीप करेगी चुनाव को, ये आप देखने वाले हैं जी। लेकिन एक सवाल है कि बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में इतनी कॉन्फिडेंट है, तो एक सवाल बनता है कि सांसदों को, मंत्रियों को चुनाव में क्यों उतारना पड़ा है? स्थानीय नेता भी तो थे। देखिए, आप सब लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जी, वो हमारे हर फैसले के बारे में बहुत प्रश्न खड़े करते हैं जी। अंत में जीत हमारी ही होती है। ये रणनीति का विषय होता है और रणनीति पर्दे का विषय होता है, और पर्दा तब उठता है जब फाइनल नतीजे आते हैं। इसलिए हम ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? हम हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और पूरी योजना के साथ लड़ते हैं। और हमारे जो भी नेता हैं वो प्रथम दृष्टि से कार्यकर्ता हैं। इसलिए कार्यकर्ता भाव से जो उनको कहा जाता है कि आपको ये चुनाव लड़ना है, वो लड़ते हैं। कभी हम कहते हैं तुमको दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जाते हैं। लेकिन कुछ विश्लेषक कहते हैं बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए सांसदों और विधायकों को उतार दिया। कांग्रेस तो बहुत कटाक्ष करती है इसके ऊपर। ऐसा ना, वो इतने हक्के बक्के क्यों हैं? ये हमारे घर का फैसला है, हमने फैसला किया, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपकी तकलीफ यही बताती है कि हमारी स्ट्रेटेजी सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं। जी, आज भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का संकल्प पत्र आया है, घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, मैनिफेस्टो आया है। उसमें 2.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात है, 450 का सिलेंडर देने की बात है, 12th पास लड़कियों को स्कूटी देने का वादा है। ये लोक लुभावन वादे हैं और इसका फिस्कल डेफिसिट पर, यानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ सकता है। ये एक क्रिटिकल अप्रोच निकल के आई है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए अमीश भाई, मैं आपको बताऊं, मैंने इस पर बहुत पहले भी कहा और हमेशा कहता रहता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फ्रीबीज एंड मेकिंग एंड एम्पावरिंग द पर्सन। एक तरफ आप किसी को स्वावलंबन की ओर ले जाने के लिए उसका आप हाथ पकड़ करके उसको ताकत की ओर ले जाते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट, इसको हम कहते हैं सशक्तिकरण, इसको हम कहते हैं उनका स्वावलंबन बनाने का रास्ता। वो स्वावलंबी बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम गैस के सिलेंडर में सब्सिडी किसको दे रहे हैं? उज्ज्वला योजना को। उज्ज्वला योजना किसके पास है? जो बेचारा गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकता था, जो गैस का चूल्हा नहीं खरीद सकता था, जी, लकड़ियां जला करके काम करते थे। तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में उनको फ्री गैस का कनेक्शन दिया।
अब सिलेंडर की भी आवश्यकता है, उसमें भी हमको सपोर्ट करना है। तो ये वो लोग हैं जिनके सशक्तिकरण से देश सशक्तिकरण की ओर बढ़ता है, उसके लिए हम काम करते हैं। एक सवाल आप हम आयुष्मान जी, भारत जी, आयुष्मान भारत में हम किसको देते हैं? जो समाज का वो वर्ग है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है। और वो कौन लोग हैं? 50 करोड़ लोग हैं। वो कौन लोग हैं? रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, ये ऐसे लोग हैं। रैग पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, वो लोग हैं। ऐसे लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए सालाना उनकी आर्थिक व्यवस्था की है, और उसको अब हम 10 लाख कर रहे हैं। तो ये जो है, ये आर्थिक दृष्टि से जो हम उनका सशक्तिकरण करते हैं, दिस इज एम्पावरमेंट। हमने ये कभी नहीं कहा हम फ्री बिजली देंगे, जिसको जरूरत भी नहीं है उसको भी हम देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम तुमको ये फ्री देंगे, हम पात्र को देंगे। अब जैसे हम स्कूटी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मेरिटोरियस गर्ल हु इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो वो, उसको स्कूटी क्या है? वो आगे बढ़ने का रास्ता है। किसी की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, उसको हम 50,000 देते हैं, वो उसको डॉक्टर बनाने के लिए एक रास्ता है। आगे उसका परिवार, वो डॉक्टर बनेगी। आप कह रहे हैं ये रेवड़ी नहीं है, ये सशक्तिकरण है, ये सशक्तिकरण, स्वावलंबन है, ये स्वावलंबन है। मेरा अगला सवाल है कि एक और आरोप, उनकी रेवड़ियां हैं, उनकी रेवड़ियां हैं, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि वो तो रेवड़ी दे रहे हैं और आप सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो फिर जब कांग्रेस की सरकारें सस्ते सिलेंडर दे रही हैं, वो सशक्तिकरण क्यों नहीं है? मैं फिर आपको बताता हूं कि हमें इसमें कहां आपत्ति है, लेकिन उनके बाकी सारी चीजों को तो आप देख लीजिए ना, वो तो सारी की सारी रेवड़ियां होती हैं। जी, मेरा अगला सवाल है कि एक बीजेपी पे लगातार, अब तो इस आरोप को लगते हुए एक जमाना हो गया है, बीजेपी के लिए आरोप लगता है कि बीजेपी इलेक्शन खुद तो लड़ती है, बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी होती है, लेकिन ईडी भी होती है, सीबीआई भी होता है, आईटी डिपार्टमेंट भी होता है, और कांग्रेस कह रही है हमारे पास गारंटी होती है और वो गारंटी हमें कर्नाटक में जीत दिला के गई है। दो चीजें हैं। पहले आपने कहा कि हमारे साथ ईडी होती है, सीबीआई होती है, सब कुछ होती है। कौन सा ऐसा केस है जिस केस में किसी नेता को रिलीफ मिला हो? कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि नहीं, ईडी ने गलत रेड किया? कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि ईडी ने गलत केस बनाया? और कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कहीं कोर्ट में गए? एक तो गए नहीं, अगर गए तो उनको राहत मिली है। इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही मिल रहे हैं, और ईडी भी विपक्ष के नेताओं का ही डोरबेल बजा रही है, दरवाजे खटखटा रही है। ये हमारी पार्टी में जिस तरीके से हम लोगों को ग्रो कराते हैं, यही तो नियत का फर्क होता है। मैं तो आज अपने भाषण में बोल रहा हूं कि कांग्रेस वहां होगी जहां भ्रष्टाचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां अनाचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां पर व्यभिचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां रक्षक भक्षक बना हुआ होगा। आफ्टर ऑल, व्हाट इज द मॉरल स्ट्रेंथ टुडे विद अशोक गहलोत दैट सच ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज कम इन हियर इन राजस्थान, जहां महिलाओं के उत्पीड़न में और रेप केसेस में नंबर 1 पर राजस्थान को खड़ा कर दिया, जो संस्कारों में जाना जाने वाला राजस्थान था, जो शांत प्रिय राजस्थान था। तो ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने पॉलिटिक्स के खातिर लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, नियम को ताक पर रखते हुए रक्षक को भक्षक बनने में प्रेरित किया। आपने अशोक गहलोत की बात करी, तो बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, आप, गृह मंत्री अमित शाह बार बार लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं ये लाल डायरी बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनी है। ऐसा है ना, सबसे पहले तो बताइए, ये राजेंद्र गुड़ा साहब जो थे, इसको लाया कौन था? गहलोत साहब लाए थे। ये किसकी पार्टी में थे? ये किसके मंत्री थे? और बतौर मंत्री विधानसभा में लाल डायरी दिखा के बोलने वाला कौन शख्स था? सारे पात्र तुम तय करो और तुम्हारे खिलाफ सारी चीजें हो, वो कह रहे और तुम हमको बोलो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं। राजेंद्र गुड़ा, वो कह रहे हैं राजेंद्र गुड़ा आप ही के पात्र हैं, सब आपके साथ मिले हुए हैं। ऐसा है ना, मैं फिर इस पर कहना चाहता हूं कि काल्पनिक दृष्टि से आप अगर इतने इस लेवल पर चले जाएंगे तो उसका तो कोई जवाब नहीं है।
मैं तो आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। बताइए वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर था कि नहीं था? बताइए जिस समय उसने लाल डायरी दिखा करके वक्तव्य दिया विधानसभा के अंदर वो खड़ा था कि नहीं था? बताइए उस समय वो आपकी सरकार का मंत्री था कि नहीं था? क्या आपको लगता है कि तब तो आप ये भी मेरे पर आरोप लगा दोगे कि 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। तो अच्छा है। लेकिन देखिए, आज एक सवाल आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने चलाई ये सरकार क्या, लेकिन एक सवाल जो बार बार घूम फिर के आ जाता है वो ये आ जाता है कि ईडी उन्हीं प्रदेशों में जाती है जहां चुनाव है। छत्तीसगढ़ चली गई, राजस्थान आ गई, उससे पहले कर्नाटक चली गई थी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टाइमिंग पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि चुनाव से ऐन पहले ईडी की एंट्री होती है? जैसे फिल्मों में हम देखते थे कि वारदात के बाद पुलिस की एंट्री होती थी, चुनाव से ऐन पहले एंट्री होती है। देखिए, एक साधारण सा प्रश्न है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर कोई चर्चा करूं इसकी आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन एक्टिव कहां होता है, ईडी कहां एक्टिव होती है? जहां फाइनेंसेस का आदान प्रदान ज्यादा होता है जी। वो कहां होता है? जहां इलेक्शन डिक्लेयर्ड होता है। अभी ये जो आपके महादेव, अब इन्होंने महादेव भी नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं? महादेव ऐप। अब महादेव ऐप कैसे पकड़ में आया? एक व्यक्ति सर्विलेंस पर था, उसको किसी ने दुबई से कहा कि जाओ भूपेश बघेल को इतने पैसे देकर के आओ। अब बताइए, ईडी गई या भूपेश बघेल और इनके साथी जो एक्टिविटी कर रहे थे उसके कारण ये हुआ? तो ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। अब ये मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, बट आई नो कि एक्टिविटीज वहां होती हैं। अब पुलिस कहां खड़ी होती है? मेले के बाहर ही खड़ी होती है ना, मेले में ही घूमती है ना, डिप्लॉयमेंट होती है कि नहीं होती है? तो वैसे ही इन्वेस्टिगेटिव, हमने भूपेश बघेल से पूछा ये सवाल, तो उन्होंने बोला कि जब इलेक्शन कम समाप्त हो जाएगा ये ईडी का एक्शन भी समाप्त हो जाएगा। जब बीजेपी घर बैठ जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर तो ये सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा ये सब नहीं कुछ है। गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे हो रहा है, जेपी नड्डा के इशारे पे हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी आरोपी ये बोलता है कि वो आरोप, उसके ऊपर आरोप सही है? कभी बोलता है? कभी नहीं बोलता। वो तो हमेशा बहाने लगाएगा। मैं उनको ये बोलता हूं कि देखिए, देयर इज ए लीगल वे। आपने मेरी इज्जत पर आंच डाला है, मैं आपको कोर्ट में खींचता हूं और आपके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करता हूं। अब एक दूसरा, आपने मुझे एफआईआर लॉन्च की है, चार्जशीट की है, मैं कोर्ट में जाता हूं और मैं वहां से रिलीफ लेता हूं। आप क्यों नहीं करते हैं? ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपके ऊपर आरोप लगा है वो सच्चा है, पक्का है और वह आपको अंतिम दम तक नहीं छोड़ने वाला है। मेरा अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है, कमल का फूल है या लोकल लीडरशिप है, कौन है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप बताइए, आज दुनिया में नरेंद्र मोदी जी दुनिया की रेटिंग में सबसे ऊपर हैं कि नहीं है? अब वो हमारे पार्टी के अगर कार्यकर्ता नेता हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि नहीं है? और मुझे कोई बात अगर जनता तक जानी है तो मोदी जी के माध्यम से वह बात सबसे ज्यादा जनता के बीच में विश्वसनीय तरीके से जाती है कि नहीं जाती है? तो अगर ये सब कुछ होता है तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदुपयोग न करें और जनता के लिए, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, और देश में ही छत्तीसगढ़ भी आता है, राजस्थान भी आता है, तेलंगाना भी आता है, मिजोरम भी आता है, तो हम उनका उपयोग न करें तो मुझ जैसा व्यक्ति क्या होगा फिर? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनका सदुपयोग करूं, और इसलिए नहीं, सिर्फ पार्टी के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, उसके विकास के लिए। हाँ, रही बात नेतृत्व की, हमारे यहां ये स्ट्रेटेजी का विषय होता है। कई बार हम नेता डिक्लेयर करते हैं, कई बार हम नेता नहीं डिक्लेयर करते हैं, कई बार हम नेता डिक्लेयर करना चुनाव के बाद करते हैं, कई बार हम नेता के साथ जाते हैं। ये स्ट्रेटजी का विषय तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में आपको याद दिलाने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी कहां थे नेता? हम कमल के निशान पर गए थे, मोदी जी के नेतृत्व में गोरखपुर के। 2000 अगला चुनाव हुआ तो हम योगी जी के उसमें गए। सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हम आसाम का चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? दूसरा चुनाव हम
हम कलेक्टिव लीडरशिप पर लड़े। तो ये स्ट्रेटेजी का विषय होता है इसको, और इतना तो हमको अपनी पार्टी चलाने की इजाजत तो आप दीजिए ही कि हम कम से कम अपना नेता तो तय करें। नहीं, हर एक कुछ ही। एक छत्तीसगढ़ में है, कहा जाता है कि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। ये ठीक है ना उनको। अब मैं अगर ये पूछ लूं कि जब रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे तो भूपेश बघेल कहां थे? जी, कौन सा नेता डिक्लेयर थे वो? ये देखिए, हम किसी के घर में झांक करके कुछ प्रतिक्रिया दें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हर घर की अपनी अपनी नीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है जी। और वो स्ट्रैटेजी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए होती है। उनको भी मुबारक वो ऐसी रणनीति बनाए और मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मेरा अगला सवाल है कि बीजेपी परिवारवाद को लेकर बहुत सारे आरोप लगाती है, लेकिन इस बार हमने एक आंकड़ा जुटाया। राजस्थान में कांग्रेस ने 24 तो बीजेपी ने 20 पारिवारिक पीढ़ियों को टिकट दिया है। तो मतलब आप भी कांग्रेस से तो थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 4 ही पीछे हैं, मतलब परिवार देखिए टिकटें बांटने में। देखिए, आपके मन से मैं परिवारवाद को अच्छे ढंग से आपके सामने समझा देना चाहता हूँ। व्हाट इज फैमिली डायनेस्टी, और हम परिवारवाद किस परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। थोड़ा सा समय लूंगा मैं। जी जी जी। क्योंकि आपके माध्यम से, आपके चैनल से कई लोग देखते हैं तो उस चीज़ों को समझ लें। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद ये होता है कि उमर अब्दुल्ला के बाद फरूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती के बाद महबूबा मुफ्ती, चौटाला भाइयों के बाद चौटाला, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, और ये सब लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड भी इनके घर की और इलेक्शन कमेटी भी इनके घर की। ये जितने नाम मैंने लिए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, बाकी फुल स्टॉप। लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, बाकी फुल स्टॉप। ममता के बाद अभिषेक, बीबी भाईपो, बुआ और भतीजा, बाकी फुल स्टॉप। जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर, जगनमोहन रेड्डी, केसीआर, केटीआर, कविता, उनका बेटा, बाकी छुट्टी। उदयनिधि, पहले स्टालिन, पहले करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन। हमारे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले। ये इसको बोलते हैं परिवारवाद। हमारी ही पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी ही सेक्रेटरी, हमारे ही लोग, इसको बोलते हैं परिवारवाद। जहां पार्टी एक परिवार चलाती है, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही इलेक्शन कमेटी है, वही सब कुछ है, उसको कहते हैं यह पार्टी वंशवाद की पार्टी है। और दुख के साथ यह कहना पड़ता है, आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी भी तो पारिवारिक पार्टी हो गई है। सोनिया गांधी सीईसी मेंबर, राहुल गांधी सीईसी मेंबर, प्रियंका गांधी सीईसी मेंबर, बाकी सब क्या कर रहे हैं? पर अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं। अब वो ठीक है, होंगे, लेकिन मैं परिवारवाद का आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। रखने के लिए तो रहना ही पड़ता है किसी को, वो उद्देश्य नहीं है। और उसमें भी आपने बहुत बार कोशिश कर ली राहुल को अध्यक्ष बनाने की, अब वो न माने तो क्या करना। तो ये तो आप नियत से पारिवारिक हैं, आप नियत से पारिवारिक हैं। हम जब बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि किसी, अब ये देखिए, किसी के नेता अगर का बेटा अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता है और वो 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, जिला का अध्यक्ष बना, मंडल का अध्यक्ष बना, बाद में वो किसी और कमेटी पर गया, लोगों के बीच में काम किया, 20 साल से काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर कभी किसी को मौका मिलता है तो इसको हम परिवारवाद नहीं बोल सकते। ये हम उसको हम, हाँ, वह किसी के कार्यकर्ता को इग्नोर करके उसको दिया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, इसकी हम चिंता करते हैं। मेरा अगला सवाल है, अशोक गहलोत ने एक बड़ा आरोप लगाया कि कन्हैया लाल साहू की हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। वही वाली बात हो गई, जैसे आपने कहा कि लाल डायरी और राजेंद्र गुड़ा वो हमारा आदमी है। अब ये इसीलिए तो मैंने कहा कि शायद सरकार, मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी की बात मैं कह रहा हूं कि अब उन्होंने ये हमारे ऊपर कह दिया। सच्चाई क्या है कि गहलोत साहब ने तुष्टीकरण की रीति में स्यूडो सेक्युलरिज्म को बढ़ाते बढ़ाते ये शांत प्रिय प्रदेश, सबको साथ चलने वाला प्रदेश, सबके साथ बराबर का सद्भाव रखने वाला प्रदेश, यहां भी उन्होंने धार्मिक दृष्टि से उन्माद की बीज डाल दी। ये अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन है, ये अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन। अगर रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकलती है तो उसको रोक दो या उस पर पथराव कराओ। अगर
कोई हनुमान जयंती पर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो या पथराव कराओ या उसको रोक दो। मंदिरों पर, शिव जी के मंदिर पर बुलडोजर चला दो, उनको परमिशन मत दो। जी, ये सब काम उन्होंने किया। और यहां सरेआम नारे लग रहे थे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या एक्शन लिया? पीएफआई के लोगों ने यहां ओपन जुलूस निकाला है राजस्थान के अंदर। पीएफआई के लोगों ने, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या किया अशोक गहलोत ने? ये नीयत नहीं बताती है उनकी। और ये घटनाएं घटेंगी तो फिर कन्हैया लाल जैसी घटना घटती है। और ये उसको बीजेपी के साथ जोड़ देना, इससे बड़ा अब मैं क्या कहूं। आप लोग फिर बोलेंगे कि बड़े तजुर्बेकार नेता हैं, बड़ा तजुर्बा रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में है। अब इसी तरीके की राजनीति करते रहे होंगे तो भगवान ही भला करे उनका। जी, अब मैं मध्य प्रदेश के ऊपर आता हूं। मध्य प्रदेश में आप 18 साल से शासन में हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ आपकी, बीजेपी और कांग्रेस की एक कड़ी टक्कर है? क्योंकि 18 साल से आपका शासन है और इस बार कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार चोरी करी, इन्होंने इस बार बीजेपी को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं, वो बेचारे बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी कितना सुनती है वो खुद ही जानते हैं, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी और सरकार के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम लोगों के लिए किया है, उसको सब दूर सराहना मिली है, ताकत मिली है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, यह बात स्पष्ट रूप से। पर आपने वहां पे फ्री की पॉलिटिक्स का सहारा लिया है, आप उसका विरोध करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लाडली बहनों को जो आर्थिक मदद दे रहे हैं, लास्ट 3 महीने में जो मध्य प्रदेश शासन ने फैसले लिए, वो ऐसा दिखा रहा था कि डेस्परेशन थी भारतीय जनता पार्टी में या फिर कोई डर था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं का सशक्तिकरण करना यह हमारा उद्देश्य रहा है और लाडली बहना योजना उसका एक रास्ता रहा है और उसको सब दूर सराहा गया है। और यह बताता है कि किस तरीके से गरीब महिलाओं को इस आर्थिक मदद के कारण उनके परिवार में उनको ताकत मिली है, यह भी बताता है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बटी हुई है, एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है। और इसी को साधने के लिए जगत प्रकाश नड्डा ने एक फॉर्मूला निकाला कि मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव लड़वा दो, सारी नाराजगी निकल जाएगी। ऐसा है, वीडियो पर तो मैंने कपड़े फाड़ने उनके देखे आपस में, वो वीडियो तो आप लोगों ने सबने जग जाहिर देखा कि इनके कपड़े फाड़ो, मेरे पीछे क्यों लगते हो, उनका फाड़ो, ये करो, तो ये तो आपने सुना। अब दूसरी बात कि ये जो आप खेमे में बटे, ये बहुत खेमों में बटे हुए हैं। दिग्विजय अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, कमलनाथ अपने बेटे को बनाने के लिए लगी हुई है, सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाने में लगी हुई है। ये कोई कमी थोड़ी ना है, ये तो सब बटे हुए हैं, कौन किसको छोड़ता है, सब एक दूसरे के। तो वहां पर जो रणनीति है मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव लड़वाने की, उसके पीछे उद्देश्य रणनीति है, स्ट्रैटेजी है। किसकी? भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और कोई कारण नहीं है। मैं बढ़ता हूं आगे। और बीजेपी को हिंदू, देखिए मैं आपको बताऊं जी, छत्तीसगढ़ में हमने सारे एमपी एक साथ बदल दिए पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव, लोकसभा इलेक्शन। कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकती है? हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इससे पहले दिल्ली में सारे म्युनिसिपल काउंसिलर्स का टिकट बदल दिए। कोई पार्टी तय कर सकती है? कोई ऐसा योजना बना सकती है? ये एक्सपेरिमेंट्स भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और करके दिखाती है। एक और इस बार हमने चारों स्टेट्स में चुनाव से पहले कम से कम 70% सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ऐलान होने से पहले। ये कोई पार्टी करती है? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो कह रही है कि वो हिंदुत्व को लेकर खुलकर बैटिंग कर रही है। कमलनाथ जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि मैं एक हनुमान भक्त हूं और मैंने हनुमान मंदिर बनाया है। अब प्रियंका जी ने तो यहां तक कह दिया कि कमलनाथ जी ने कहा कि हम श्रीलंका तक में अब सीता माता का मंदिर बनाएंगे, सरकार आने दीजिए। ऐसा है, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि इनको कोई भगवान राम से प्यार नहीं, इनको कोई धर्म से प्यार नहीं, इनको कुर्सी से प्यार है और ये वोट के खातिर सब कुछ कर सकते हैं। आज ये बड़े राम भक्त बने हुए हैं।
ये यूपीए की सरकार में कांग्रेस पार्टी थी ना जिसने कहा था कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ राम काल्पनिक है, एफिडेविट दिया था। इनका ही वकील सुप्रीम कोर्ट में बोलता था ना कि राम जन्मभूमि के विषय को लटकाओ लटकाओ लटकाओ, नहीं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो कौन राम भक्त है ये? इनमें से कौन राम भक्त है? कोई राम भक्ति इनको नहीं है। अब तो बन रहे हैं। मैं पूरी बात कर लूं। ये एफिडेविट दिया, क्या कहा एफिडेविट में लिखा क्या है वो भी सुनिए, कि वाल्मीकि रामायण में राम काल्पनिक है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया और सरकार में लिखा। हमें छेड़ते थे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। अब मैं आजकल बार बार बोलता हूं 22 जनवरी को आप भी आएंगे, तिथि तो बताएंगे। लेकिन ये जो नए राम भक्त बने हैं, इनको ये सामने बैठी जनता जो है, जब जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक तरफ से आवाज उठाई और सारे देश में आवाज उठी, और जिस तरीके से राम जन्मभूमि के प्रति लोगों का समर्पण बना, तो ये भी अपने आप को हिंदू कहलाने के लिए इनको बाध्य होना पड़ा। अब आजकल मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं जनेऊ पहनता हूं कि नहीं पहनता हूं, ना आपने कभी पूछा। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर जाता हूं कि नहीं जाता हूं, आपने भी नहीं पूछा मेरे से। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मालूम है कि बचपन से ऐसे संस्कार पड़े हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये मंदिर जाने वाला होगा। बताना किसको पड़ता है? जिसको ये नहीं मालूम हो कि आरती ऐसे की जाती है या आरती ऐसे की जाती है। कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, मैं जनेऊधारी हूं। ये ऐसे जनेऊधारी हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है, और कब किस समय पहना जाता है। ये बन गए। अब नया नया ऐसा भी होता है, नए नए कोर्स में जब आते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं। अब हमने तो नहीं कहा था कि राम जी 13 वर्ष के लिए वनवास गए थे, लेकिन आप लोग भी उनकी गलतियां पकड़ लेते हैं। ऐसा है। अब पहले तो राहुल जी की पकड़ते थे, प्रियंका जी की भी पकड़ लेते हैं। पकड़ नहीं लेते हैं, कानों में चुभती हैं, क्योंकि बचपन से संस्कार पाए हम लोगों ने। हम एक्टिंग नहीं करते, हम आपके सामने जो बोल रहे हैं वो हम कोई सोच समझ करके नहीं बोल रहे हैं, ये निकलता है क्योंकि हम जीते हैं इसको, हम इसी तरीके से जीते हैं। ये लोग, अब इन लोगों को करना पड़ता है क्योंकि इनको ट्यूटर किया जाता है। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ आपका वो स्टेटमेंट। तो अब जब या तो ट्यूशन लो तो पूरा लो जी, अब वो भी आधा अधूरा लेके आ जाते हो। पढ़ना लिखना तो पूरा करो। राम जी ने जब 13 वर्ष का वनवास लिया, पर वो शॉक्ड हो गए थे पार्लियामेंट में तो काफी। अब देखिए, वो शैटर्ड भी हुए, शॉक्ड भी हुए। अब शैटर्ड के कौन कारणों से हुए वो तो मैं नहीं जानता, वो तो उनका व्यक्तिगत जीवन होगा, वो किस लिए शैटर्ड हुए होंगे। शौक तो उनको होना ही था, क्योंकि वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, जिस राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा ना जात को ना पात को, जिसने ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया, जो उनकी परदादी ने काका कालेलकर रिपोर्ट को पहले 12 साल तक बंद रखा, अंत के 2 साल में उसको रिजेक्ट किया, जिस मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी और उनके पिताजी, पूज्य पिताजी राजीव गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला, वो आज ओबीसी की बात करने लगे। तो ये वैसे ही है, आजकल राम की बात करने लगे, अब ओबीसी की बात। ये फैशन के अनुसार चलते हैं, जो इशू आता है ना उसको फैशन की तरह, जो अब ओबीसी ओबीसी ओबीसी। इसलिए क्योंकि आज भारत का ओबीसी ये गर्व महसूस करता है और भारत की जनता ये गर्व महसूस करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ओबीसी के होते हुए दुनिया के सबसे बड़े शख्सियत बने हैं, एक नेता बने हैं। देखिए, अब एक और सवाल है, मैं जातीय जनगणना पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंडिया गठबंधन पर आना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बना, सब लोग एक साथ आए, सबने सोचा कि बीजेपी और मोदी को हम हराएंगे, लेकिन अखिलेश जी और कमलनाथ जी के बीच में जो तू मैं हुई, उसके बाद काफी पानी उतरा है। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, देखने की क्या बात है, तो मैंने तो उसी दिन कहा था ये तो फोटो सेशन है, खिंचा लो। पर उस फोटो सेशन में भी मैंने देखा किसी का धड़ इधर था, किसी का मुंह उधर था, एक लाइन में खड़े होकर के भी कहीं कोई कहीं देख रहा था, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। ये कहां देख रहे हैं, कौन बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये इस तरीके के लोग खड़े थे वहां पर। अब वास्तविकता धरातल पर जब हम जाते हैं तो हमारे को पता है कि
ये इनकी इच्छा हो सकती है और हम भी चाहते हैं इकट्ठे हों, ठीक है, लड़े, हमारे को कोई आपत्ति थोड़ी ना, हम प्रजातंत्र है, हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं। लेकिन जब आधार गलत होता है तो वह इमारत टिकती नहीं है। अखिलेश जी ने तो कह दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है। मैं ऐसे अभी और बयान आएंगे। अभी आप कमलनाथ जी ने कह दिया कि सन 24 तक आप इंतजार तो कीजिए, आपको ऐसे बयानों की बाहर लगेगी। मैं चलिए अगले सवाल पर आता हूं। हिंदुत्व को लगातार गाली देने का सिलसिला जारी है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक हमने कई नेताओं के बयान सुने हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कभी मां लक्ष्मी को, कभी किसी विषय को लेकर, कभी सनातन को इरेडिकेट करने की बात होती है। बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्हाट्स योर व्यू? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस काम में लगे हैं और ये इकोसिस्टम में, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, ये एक ही तरह के लोग हैं और ये एक ही विचारधारा या ब्रीड से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों का काम है समाज को खंडित करो, देश को कमजोर करो, देश को विभाजित करो, जितने भी खंडन हो सकता है उसको खड़ा करो, ये उनका उद्देश्य है। और दूसरा, जहां तक सनातन का सवाल है, हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि यह विश्वास का विषय है और सनातन हमेशा रहा है, चिरकाल से रहा है। इस तरीके के वक्तव्य देना, यह कोई जो व्यक्ति दे रहा है वो अकेला नहीं दे रहा है। अगर अकेला दे रहा होता तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? यह एक इकोसिस्टम का पार्ट है। दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ, आप कहते हैं रणनीति है। हाँ, रणनीति। और रणनीति में भी भारत को कमजोर कैसे किया जा सकता है, विभाजित कैसे किया जा सकता है और इसमें मुसीबतें कैसे लाई जा सकती है, इसका प्रयास। लेकिन एक चीज है कि सनातन का विरोध एक बार हो तो समझ में आता है, कई बार इस तरह के बयान आए और उसके साथ साथ जातीय जनगणना को जोड़ दिया जा रहा है। देखिए, जातीय जनगणना एक अलग चीज है जी। जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में थी जब वो जातीय जनगणना नहीं, सर्वे कराया, सर्वे सॉरी, तो उन्होंने सर्वे किया, तो ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों ने भी उसमें साथ दिया। लेकिन जो उनका उद्देश्य है वो कोई जातिगत सर्वे के माध्यम से उस समाज को बढ़ाने का नहीं है, इससे अपनी राजनीति को साधने का है। एक पर्टिकुलर वर्ग और एक पर्टिकुलर धर्म, उनका तो जनगणना में अंक बढ़ जाता है और जो अति पिछड़े हैं, कमजोर हैं, ओबीसी हैं, वो और कमजोर हो जाते हैं, उनकी संख्या घट जाती है। तो ये राजनीतिक प्रेरित है। ये उद्देश्य इनका कोई समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको लाना नहीं है, इसके माध्यम से अपनी राजनीति को मजबूत करने का उद्देश्य। एक सवाल कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा स्टैंड लिया कि जहां जहां उनके शासित राज्य है वहां पे वो जातिगत जनगणना कराएगी। क्या आपको लगता है बीजेपी को फंसाने के लिए है, बीजेपी को ट्रैप करने के लिए? कांग्रेस पार्टी का मैंने फिर कहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। आप किसका नाम ले लिया? कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है जनता से। कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है कि देश का भला किस चीज से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है कि आजकल समाज में कौन सी बात है जिसको हम पकड़ लें और उसके सहारे हम सरकार में पहुंच जाएं, सत्ता में पहुंच जाएं, यह उसका उद्देश्य है। एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैंने कहा आप 40 साल ओबीसी के खिलाफ काम करते रहे, 40 इयर्स, आज आपको ओबीसी सूझने लग गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने समाज का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में जो बेचारे पीछे रह गए थे उनको मुख्यधारा में शामिल कर लिया और वो ताकत बनकर के खड़े हो गए, तो आज आप ओबीसी का गाना गाने लग गए। आप राम काल्पनिक बोलते थे, आज एफिडेविट देते थे, आज आप मंदिरों में जाकर के घंटी बजाने लग गए। तो आपने अब जिनका नाम आपने लिया, अब ये बोलेंगे कि हम आज इसके लिए खड़े हैं। कौन पूछता है? इनकी सिंसियरिटी कहां है? इनकी सिंसियरिटी एक चीज से है, येन केन प्रकारेण हमको सत्ता में लाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करने के लिए। लेकिन इनकी एक स्ट्रैटेजी कर्नाटक में काम करी। कर्नाटक में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी हार देखने को मिली। ठीक है, उसके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने गारंटी की बात की, एक चीज की गारंटी है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां घोटाले, स्कैम, घपला जरूर होगा, यह बात पक्की है। अब एक और जी, दूसरा जो आपने कहा गारंटी के बारे में, ये हमारे हिमाचल में कह करके आए थे कि हम 500 रुपए महिलाओं को देंगे, बेचारी वहां इंतजार कर रही हैं।
सिलेंडर सस्ता करेंगे, बेचारे वहां इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नौजवान इनको ढूंढ रहे हैं गली गली द्वारे द्वारे, ये घूमने लायक नहीं हो गए हैं। तो ये तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ गई एक बार, और मैंने फिर कहा उसके कारण अलग हो सकते हैं। उसके हाँ, कारण गारंटी पर कोई विश्वास करता है आज, तो वह मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, ये बात सच्ची है। अब ये सवाल जो है ये देश के करोड़ों लोगों के लिए का सवाल है, वो है कि अयोध्या में राम लला का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। विपक्ष को बहुत शिकायत है, राहुल गांधी को शिकायत है, अरविंद केजरीवाल को शिकायत है कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। मैं नहीं जानता, देखिए ये काम राम जन्मभूमि का ट्रस्ट करता है, ये राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का कार्य है, वो जाने, और उनका क्या, और ये सच है कि गलत है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। हमारे लिए तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास ये रहता है। पर 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रखी गई है। विपक्ष का यह भी आरोप है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं आप लोग बेसिकली। अमित जी देखिए, जो कांग्रेस का नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के बोले कि राम जन्मभूमि को अभी लटकाओ, ये विषय अभी नहीं आना चाहिए, तो ये राम जन्मभूमि जो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उसको कांग्रेस पार्टी चुनाव की दृष्टि से देखती है। तो ऐसे लोगों को तो डर लगेगा ही लगेगा, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ये राम भक्तों की भी विजय होगी और राम भक्तों को अच्छा भी लगेगा, तो ये उनको तकलीफ तो होनी ही है। नड्डा जी, एक सवाल मैं दिल से आपसे पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर का आंदोलन हो रहा होगा तब आप भी सक्रिय राजनीति में ना भी हो, लेकिन मैं उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो बतौर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रामलला का मंदिर भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, तब आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि रामलला का मंदिर वहीं बनेगा जो नारे आप लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो सिद्ध होगा? ये सिर्फ मैं ही नहीं सोचता था, करोड़ों लोगों की आस्था थी, करोड़ों लोगों की आस्था थी जी कि मंदिर वहीं बनेगा। और यही आस्था, और मंदिर हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, स्वयं राम ने रास्ता बनाया और ये बना, ये हम सबको मालूम है। जी, अगला सवाल, अगले एक दो सवाल ही बचे हैं। राहुल गांधी पर एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस का मानना है, और एक हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में एक मेकओवर देखा है, क्या आपको लगता है राहुल गांधी अब ज्यादा सक्रिय रहने लगे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, और वो आपके लिए चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं चिंता की बात है, अच्छा है, घूमे, जितना घूमे अच्छा ही है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए, वो जितना घूमेंगे ठीक रहेगा, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, वो विदेश। लेकिन अब आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लोगों ने रात को हॉस्टल में नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जो पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। और आगे नारा लगा, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। ये दो नारे लगे, हां या ना? लगे। अब राहुल गांधी दूसरे दिन, अच्छा क्या कहा? हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी सुनाई अफजल को। कातिल कौन हुआ? उस समय के भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने पार्डन करने से इनकार कर दिया, वो कातिल हो गए। और हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। उसके दूसरे दिन राहुल गांधी इन लोगों के साथ जेएनयू में खड़े हुए कि नहीं हुए? आज दिन तक माफी मांगी क्या? तो ये जोड़ो यात्रा कर रही है, तोड़ने वाली यात्रा के निकले हुए। ये तो तोड़ने वाले लोग हैं, ये तो देश को खंडित करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। और जो व्यक्ति, राजनेता, अपनी गलती के लिए, आप हमको पकड़ लो कि ये तुमने स्टेटमेंट दिया आज के दिन और मैं 10 दिन बाद मैं गलत प्रूव होता हूं, तो मुझे पब्लिक के सामने कहना चाहिए आई एम सॉरी, मेरे फैक्ट्स गलत थे और मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। जब आप क्षमा नहीं मांगते हो तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूंगा? ये सब लोग समय को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार ये वोट कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं, और इसके लिए किसी के साथ भी खड़ा होना पड़े, खड़े होने के लिए आप कहते हैं कि वो घूमे, वो विदेश घूमते हैं, वो कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में है, लगातार बोलते हैं। इंडिया में लोग सुनते नहीं है इसलिए विदेश में जाके बोलते हैं।
मैं बिहार की बात करना चाहता हूं। बिहार आपके दिल के बहुत करीब है, मुझे पता है, क्योंकि आपने वहां पे लंबे अरसे तक अपनी राजनीति करी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बात नीतीश कुमार ने बोली, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, बाद में बोला गया वो एक सेक्स एजुकेशन थी, चाहे वो आपके सहयोगी जीतन राम मांझी के संदर्भ में हो कि इन्हें गलती से मुख्यमंत्री मैंने बना दिया था, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार आपके पुराने अलाए रहे हैं, अब नहीं है साथ में। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे तब तक तो ठीक ठाक रहे। अब हमारे से जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है। तो संगत बिगड़ गई, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग होता है। तो सत्संग खत्म हो गया, तो अब ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे जो उन्होंने विधानसभा में कहा, वो सब आपने भी सुना, मैं क्या बोलूं उस पर। तो ये जब से वो हमसे अलग हुए तब से उनके रास्ते भी अलग हो गए और उनको जमीन भी नजर आ गई, नजर दिला दी लोगों ने। अब इंडिया अलायंस भी उनको कितनी उनको स्थान देता है ये भी आपको मालूम है। तो ये होना ही है। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो लोग सही रास्ते से भटकते हैं उनको राजनीति में भटकना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं रहता। जी, और जो जीतन राम मांझी के लिए कहा मेरी मूर्खता के कारण ये सीएम बने, बहुत दुखदाई था जी, बहुत दुखदाई। जीतन राम मांझी जी को मैं जानता हूं और मैं बिहार को भी जानता हूं, जिस वर्ग से वो आते हैं और इतनी लंबी राजनीति उन्होंने की है। वो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन लगाया है। ऐसे व्यक्तित्व को इस तरीके की भाषा का उपयोग करना ये सच में पीड़ा देने लायक है। बिल्कुल, मैं आखिरी दौर में हूं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आ गया। वो कहते हैं संजय सिंह जेल चले गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। अब गजब की बात करें, धंधा तुम करो, शराब का घोटाला तुम करो और हम तुम्हारी पार्टी समाप्त करना चाहते हैं। आप बोलिए सत्येंद्र जैन हेल्थ के ग्राउंड पर बाहर है, हेल्थ के ग्राउंड पर, वैसे उसको जेल में होना चाहिए। मनीष सिसोदिया बोलते थे मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, मेरे घर में कुछ नहीं मिला, अंदर पड़े हैं। एक बार नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है, हमने रोका उनको। अब ये भी जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम किसी पर क्या, और हम किसी को वो नहीं, हम किसी के प्रति बायस्ड होते हैं, ना हमको इस पर कोई प्री जजमेंटल होना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया है आप उनको एजेंसीज को जवाब दो, बात खत्म है। क्या दिक्कत की बात है? आपको डर लगता है तो ठीक है, मध्य प्रदेश के चुनाव में आप चले गए होंगे, लेकिन आप एक तरीके से आपको जो एजेंसीज ने बुलाया है आपने उसको इग्नोर करने की कोशिश। बहुत कम नेता होते हैं जो अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं। फिच ने भारत की रेटिंग को बढ़ा दिया है और चाइना की घटा दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी जब विपक्ष शक करता है तो आपके मन में क्या आता है? मैं फिर क्या बताऊं उनको। देखिए, इन लोगों ने, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हम उनकी आंखें ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम दृष्टि नहीं दे सकते हैं। विजन तो उनका होना चाहिए। जिन लोगों ने तय ही कर रखा है कि हर चीज को गलत ही बोलना है, तो उसका हम क्या उत्तर दे सकते हैं? आज आप बताइए, हमने तो नहीं कहा, दुनिया ने कहा कि नाउ इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 5वीं। रेटिंग्स ही बता रही हैं कि 2027-28 तक मोदी जी के नेतृत्व में देश 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। अति गरीबी भारत में 1% से कम हो गई है। यह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। लेकिन जिसने सुनना ही नहीं है, 55,000 करोड़ रुपए का इस दिवाली में, अभी पूरी छठ तक समाप्त नहीं हुआ है, 55,000 करोड़ रुपीस का गोल्ड की खरीदी हुई है। लोगों के पॉकेट में पैसा है तब हुई है। और व्हाइट में बता रहा हूं मैं, व्हाइट में मतलब जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके अनुसार बता रहा हूं। तो ये आर्थिक दृष्टि से विकास हो रहा है। आज ऑटोमोबाइल में अमेरिका और चाइना के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत 3रे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। इसका मतलब भारत के लोगों में पॉकेट में ताकत कितने, मेरे को आंकड़े याद नहीं है, लेकिन शायद लाखों में 55
शायद 55 लाख व्हीकल्स खरीदी गई हैं, काफी रिकॉर्ड व्हीकल्स काफी रिकॉर्ड व्हीकल्स, धनतेरस और उसके आसपास स्कूटर्स खरीदे गए। तो लोगों के जेब में पैसा है तब खरीदे गए हैं, और तब खरीदे गए हैं जब आर्थिक उत्थान हो रहा है, इसलिए खरीदे गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं। जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आइए दिखाते हैं। पहली तस्वीर किसकी आ रही है, आइए देख लेते हैं। पहली तस्वीर किसकी आ रही है? राहुल गांधी की तस्वीर है। क्या कहना चाहते हैं नड्डा जी? माइक। ठीक है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह, 2 तो जेल में है, एक को ईडी का सम्मन आया हुआ है। ये सब मुस्कुरा रहे हैं कि पता नहीं हमारी सच्चाई कब खुलेगी। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। ये इंडिया गठबंधन की तस्वीर है। 1 सितंबर और 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में तो मुंबई में बैठक थी। बहुत कुछ बोल सकता हूं इस पर जी। ये जो इधर बैठे हैं जी, इनके पिताजी हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस से समझौता करना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, और उनकी दुकान उनके बेटे ने बंद कर दी। जी, ये बैठे हैं बीच में, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये इमरजेंसी में 22 महीने जेल में रहे और मीसा के विरोध में बेटी का नाम मीसा रखा था। आज देखिए कैसे बैठे हैं। और ये जो सज्जन हैं जो बीच में इधर जी शरद जी के साथ इधर बैठे हैं, ये इनकी दादी ने इनको जेल में डाला था, तो वो भी हमने देखा है। तो बहुत से किस्से हैं, हमारे को यहाँ बताने लगेंगे तो। उधर भगवंत मान भी है कोने में। हाँ, वो बेचारे तो वो जो हैं सो हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ आए, आपने इतना समय दिया, लेकिन एक सवाल मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे 130 करोड़ लोग माफ नहीं करेंगे। वो है, भारत की टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप उनको? जीतेगी, फॉर्म में है, एकदम फॉर्म में है, जीतेगी। फॉलो कर रहे हैं आप मैच को, वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं आप? वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। वो तो हमें पूछना पड़ता है भाई कहां पहुंचा स्कोर। तो आपको कल रात को मेरी ब्रीफिंग हो रही थी, मैं वो फाइनल ओवर्स के बीच में तो आदित्य को मैच देखना पड़ता होगा। तो मैंने कहा भैया जरा रोको, मैंने कहा स्पोर्ट्स वाला चैनल लगाया, मैंने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। मैंने कहा भाई अब सब कुछ रोक दो, रात के 11 बजे के बाद करेंगे, पहले अब ये फाइनल कर लेते हैं। चलिए, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और उम्मीद करते हैं इस मंच से कि वर्ल्ड कप भारत जीते। तो जोरदार तालियां भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और जगत प्रकाश नड्डा के लिए। अब मैं मंच पे करण अभिषेक जी को बुलाना चाहता हूं, सीईओ हिंदी क्लस्टर के। सब बैठ जाइए प्लीज। न्यूज 18 की तरफ से करण अभिषेक सिंह जी, सीईओ हिंदी न्यूज क्लस्टर, और अमिश देवगन जी, मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18।